आज जो हमारे टॉपिक है वो है हमारा मैथ्स असेस टू ए स्प्रिंग। लेकिन हम बात ही करते हैं कि लेक्चर हमारा क्लास 10 के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिद्धांत मोशन वेव्स। टॉपिक आपके सामने है मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग। अच्छा, इस टॉपिक में क्यों ही कहा गया कि मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग, क्योंकि हम जहाँ बात कर रहे हैं मोशन की या मूवमेंट की वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो याद रखिएगा कि जिस तरह पेंडुलम की मूवमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में की एग्जांपल है, इसी तरह अगर किसी बॉडी को स्प्रिंग से लगाते अटैच करते हैं और उसको पुश करते हैं या पुल करके छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट मूव करता है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बॉडी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है, ये एग्जांपल है। अच्छा, इसको समझाने से पहले इसको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका, ताकि आपको इसके अंदर बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए, हम एक ये जो है ना स्प्रिंग बनाते हैं और ये एक सपोर्ट है और इसको जो है वो एक मैथ से अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, हमने एक मैथ से अटैच कर दिया। अच्छा, अगेन हम नीचे एक और बनाते हैं इस चीज़ को। अब हम क्या करते हैं कि इसी स्प्रिंग को लेकर ना हम थोड़ा सा अब देख लें कि स्प्रिंग के मूवमेंट में थोड़ी सी फर्क आ गई है। और अब हम इसको क्या करते हैं, देखें ये। तो अब ये सिंपल सी बात है आपके में ये बात कि देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं सपोर्ट है और दूसरी बात ये है कि इस मैथ को जिस चीज़ से अटैच किया गया है वो स्प्रिंग बॉडी है और उसके साथ मैथ जो है वो कोई भी बॉडी उसको अटैच कर दिया गया। इसका मैथ जिसको हम कहते हैं एम है। और ये एक ऐसी पोजीशन पर मौजूद है जो कि स्प्रिंग यानी कि फ्रिक्शन लेस जो है वो एक सरफेस है जिस पर ये मौजूद है, फ्रिक्शन लेस। यानी अब तक तो कोई ऐसी आइडियल कोई बॉडी नहीं है जो बिल्कुल फ्रिक्शन के जो है वो उसमें फ्रिक्शन नहीं रहा हो, जीरो हो फ्रिक्शन। कोई ना कोई बॉडी होती है जिसमें फ्रिक्शन कम से कम तो हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता, कोई ऐसी आइडियल बॉडी वायरल नहीं है। तो ये एक हम ये सपोज करते हैं कि ये बॉडी जिस सरफेस पर मौजूद है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। अच्छा, अब होता है क्या है, देखिए बात ये होता है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लिहाजा आप क्या करते हैं, इसको पुल किया जाता है। ये अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, अब पुल करने के बाद अब देखें कि क्या होता है कि ये पहले इस पोजीशन पे था, जब हमने इसको खींचा, ठीक है, तो स्प्रिंग आप देखें इसकी कंडीशंस की स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गई है और ये जो है वो स्ट्रेच हो गया है। और जब हम इसको खींचते हैं तो लिहाजा जब हम इसको यानी कि पुल करते हैं तो यहाँ इस पोजीशन पे आ जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि पहले इस पोजीशन पे जब ये मौजूद था और अब ये इस पोजीशन पे आ गया है। तो अब ये देखते हैं कि जनाब यहाँ से अगर हम इसके डिस्टेंस की बात कर लें, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ना इस बॉडी में जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसको हमने एक्स का नाम दिया है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस लेते हैं वो यकीनन इसके जो है वो मीन से लेते हैं यानी मिड से लेते हैं। लिहाजा जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इस पोजीशन पे तो हम ये देखेंगे कि फोर्स अप्लाई करने पर बैकहाल जो है वो इसका इसने डिस्प्लेस तय किया है, ट्रैवल किया है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि फोर्स जब बॉडी पर अप्लाई किया गया, फोर्स की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट है, तो ये जो है वो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल किया है। अच्छा, अब होता ये है कि जब इसको यहाँ तक हम यानी कि फोर्स अप्लाई करके इसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखिए, एक चीज़ और देखें इससे पहले कि फर्दर इसको एक्सप्लेन करें, आप इसको समझ लें कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पर उतना ही ज़्यादा ये बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो है वो एक्स के है। इसका मतलब एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा फोर्स अगर हम कम अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ तक का, फोर्स से और ज़्यादा अप्लाई करते हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन आ गई कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जब हम यहाँ लाते हैं और लाने के बाद हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं तो अब क्या बिहेवियर होता है बॉडी का। देखिए, जनरल सी बात है, एक सिंपल एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि होता यह है कि पहले बॉडी जो है वो जो है यहाँ आएगी और उसके बाद यहाँ रुकेगी नहीं, बल्कि दोबारा जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ है उतना डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ आएगी, इस पोजीशन पे दोबारा बॉडी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ भी अपना जो है इसका डिस्टेंस जो है वो एक्स ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यस्ता ये है कि जब ये बॉडी यहाँ आ रही होती है ना तो एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स।
डिफॉर्मेशन फोर्स वो होता है जो ऑसिलेशन बॉडी को जो है वो मूव करता है उसके मीन पोजीशन की तरफ, लिहाजा उसको वो क्या करता है, वो जो है वो पीछे की तरफ लेकर आता है। अगर फोर्स जो है हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है जो कि लेफ्ट टू राइट है, तो एक फोर्स वो होता है जो इस पर अप्लाई होता है स्प्रिंग पे, और वो इस बॉडी को जो है वो अपनी जानिब यानी मीन पोजीशन की जानिब जो है वो मूव कराता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना डिफॉर्मेशन फोर्स होता है, ये याद रखिएगा, दोनों इक्वली होते हैं। अब यहाँ आके ये बॉडी रुकता नहीं है, स्टैटिक कंडीशन नहीं आता, बल्कि एक टर्म होता है प्रॉपर्टी इस इनर्शिया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ये मूव कर जाता है लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, कितना पोजीशन पे आएगा जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जितनी एक्सट्रीम पोजीशन इसकी यहाँ थी उतनी पोजीशन पे यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद जो है वो फर्दर जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन फोर्स। तो आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ रखा है ना, यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है कि कोई बॉडी उस वक्त तक स्टैटिक पोजीशन या साकिन हालत में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, या कोई बॉडी उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक उस बॉडी को कोई एक्सटर्नल फोर्स रोकने की कोशिश ना करे। तो अब मसला ये है कि बॉडी यहाँ आ गई, इनर्शिया की वजह से यहाँ आती, और उसके बाद फोर्स होता है तो डिफॉर्मेशन फोर्स को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है, तो इस तरह जो है इसका सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। तो अब होगा ये कि याद रखिएगा, हम यहाँ बात ही करते हैं एक किस्म का फोर्स तो है ना, तो अब हम ये करते हैं कि जी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो x के, ठीक है जी, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ टर्म लेते हैं नेगेटिव, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो क्या होता है, वो राइट की तरफ है फ्रॉम लेफ्ट टू, और जो डिस्प्लेसमेंट भी है वो राइट की तरफ है, लेकिन एक डिफॉर्मेशन फोर्स है जो कि लेफ्ट की तरफ इसको जो है वो मूव करा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ जो फोर्स की बात करेंगे वो डिफॉर्मेशन फोर्स है, कि डिस्प्लेसमेंट तो राइट की तरफ है, लेकिन जो डिफॉर्मेशन फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है। इस वजह से हम देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है वो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गया, लिहाजा इस वजह से यहाँ नेगेटिव का साइन आता है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जब प्रोपोर्शंस किसी भी इक्वेशन से हम रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, लिहाजा हम इस तरह लिख सकते हैं f इक्वल्स टू k माइनस x, बल्कि इस तरह लिखें कि f इक्वल्स टू माइनस k इज अ कांस्टेंट स्मॉल k। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। याद रखिएगा कि ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट इस वजह से होती है क्योंकि स्प्रिंग नेचर डिफरेंट होता है, लिहाजा अगर स्प्रिंग जो है वो बहुत सख्त होता है यानी हार्ड होगा तो k की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो लिहाजा k की वैल्यू भी कम होगी। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ जो k कांस्टेंट है बेसिकली वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के नेचर पे, यानी हार्डनेस और सॉफ्ट स्टिफनेस पे, कि कितना जो है वो नरम है या कितना सख्त है, तो k की वैल्यू पर डिपेंड होगी। अच्छा, अब यहाँ से हमने एक इक्वेशन तो बना लिया है। अच्छा, अब होता ये है कि याद रखिएगा कि इसको हम हुक लॉ भी कहते हैं। अच्छा, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ हम पढ़ रखे हैं, एज पर न्यूटन सेकंड, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, इसको इक्वेशन बन गया। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो ये कहता है F इक्वल्स टू ma, ये हमने पढ़ रखा है पहले। तो F का मतलब होता है फोर्स, m का मतलब ये होता है कि मास ऑफ बॉडी, और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन जो कि मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा कि इनको इक्वेशन पर 2 देते हैं। अब आप जरा गौर कीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 जो है f इक्वल्स टू माइनस kx के फॉर्म में है, और इक्वेशन 2 जो है जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ भी कहते हैं f इक्वल्स टू ma। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं किस लिए कंपेयर करते हैं, देखिए जब दोनों तरफ कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो एक जैसी हो ना, तो हम वहां दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड भी है, इसके लेफ्ट साइड भी है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरह करेंगे जरा देख लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं। अच्छा, जब इनको कंपेयर कराते हैं तो जरा देख लीजिएगा हो क्या है, इस तरह होगा ma इज इक्वल्स टू, और यहाँ आ जाएगा माइनस का kx, ये कंडीशन आएगा, ठीक है जी। इन दोनों को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो देखिए हमने इन दोनों जो एक जैसी क्वांटिटी होती है इसको इग्नोर करते हैं, और जो इसकी दोनों क्वांटिटी होती है जो इसके साथ अटैच है उनको एक साथ हम इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग का तरीका कार है इसमें।
अच्छा, अब हम ये करते हैं कि चले m को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो आपको पता है m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो इस तरह हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस k अपॉन mx। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन आ गई हमारे लिए। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन क्या कहता है, देखिए a एक्सेलरेशन है, x का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर कीजिए कि क्या होता है कि k और m, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है जैसे मैंने समझाया था आपको यहाँ, और m का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी। तो अब जरा इसकी बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो है इसको मैंने सर्कल किया है, ये क्या पॉइंट है, ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, जो है इसको कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट ऑलरेडी है, और मास जो है क्या यहाँ आने के बाद चेंज होती है क्या, नहीं, मास तो हर जगह सेम रहती है, थोड़ा सा उसको अप करें डाउन करें लेफ्ट करें, बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मास तो हर जगह कांस्टेंट रहती है, तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट फिगर और ये भी कांस्टेंट फिगर, तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों को कांस्टेंट सपोज करते हैं या कहते हैं, ये अब हमारे पास हम लिख देते हैं कांस्टेंट इसकी जगह, कांस्टेंट x। अच्छा, अब ये होता है कि हम इस कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, देखिए इस कंडीशन में अगर इस कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शंस का साइन आता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन देखिए जब हम प्रोपोर्शंस को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आता है, और जब इस कंडीशन में कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हम बैक फुट पे जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं तो प्रोपोर्शंस आता है, तो अब हम जब कांस्टेंट को यही क्या रिमूव करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शन का साइन लेंगे और माइनस x। ये कंडीशन देखिए, ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो हम वेरीफाई करते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है तो हर हाल में वो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगी। ये कंडीशन कहता है ये है कि जब वो कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा बॉडी के मीन पोजीशन की जानिब रहता है, और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट की तरफ है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा, इसकी मीन पोजीशन की तरफ, तो आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट और राइट का मतलब दो अलग-अलग जो है वो डायरेक्शन है, तो लिहाजा हम इनको अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है, तो लिहाजा ये देखिए ये नेगेटिव, और ये कंडीशन जाहिर करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो इस तरह देखा आपने कि किस तरह हमने मास अटैच टू स्प्रिंग के हवाले से ये वेरीफाई भी कर लिया कि एक्चुअल में कि स्प्रिंग की जो मूवमेंट होती है या मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने आपको बताया कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है तो हमेशा इस कंडीशन को वेरीफाई करती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसने वेरीफाई हो गया इसमें कि स्प्रिंग की बॉडी जो है वो बहरहाल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है। तो अब आपने देख लिया इस तरह। अच्छा, अब होगा क्या, होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, चले अगर हम यहाँ नाम दे देते हैं इसको A और इसको B, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारे पास मीन पोजीशन है जिसको हमने फिक्स पोजीशन भी कहा था, या हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। लिहाजा ये चले हम यहाँ लिख देते हैं मीन पोजीशन, ताकि क्योंकि बार बार हम इस वैल्यूज को यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से हमें ये इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि जो भी ये है तो ये मीन पोजीशन है। सिंपल सी बात है कि आप जनरल आप खुद भी आइडिया कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं घर में, कि अगर आप इसको स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग को इसके साथ अटैच करके, लेकिन याद रखिएगा कि जो सरफेस होना चाहिए वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके मूव करने में जो है रेजिस्टेंस का उसको सामना करना। तो लिहाजा होता यह है कि जब हम इसको मूव करते हैं यानी फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट जाहिर बात है इसमें ट्रैवल किया होता है। तो अब याद रखिएगा कि हमने यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, तो कंडीशन बताया था आपको कि किस तरह फोर्स जो है और एक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये बॉडी उतना ही ज़्यादा राइट को मूव करेगी, फोर्स कम लगाएंगे ये बॉडी राइट में कम जाएगी, लिहाजा फोर्स डायरेक्शन एक्स के साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ जो फोर्स है ये बेसिकली डिफॉर्मेशन फोर्स है, ये जो है डिफॉर्मेशन फोर्स है, हम चलें डी एफ भी लिख देते हैं ताकि किसी किसी का कोई मसला भी ना हो, ठीक है जी, डी एफ डिफॉर्मेशन फोर्स है। अब क्यों डिफॉर्मेशन फोर्स नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो एक फोर्स होता है जिसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है, और वो फोर्स बेसिकली डिफॉर्मेशन फोर्स है। अच्छा, जितना फोर्स राइट की तरफ जाता है उतना ही डिफॉर्मेशन फोर्स होता है, लिहाजा ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होता है। तो बहरहाल अगर हम ये देख लें तो ये कंडीशन हमने आपको बता दिया कि डिफॉर्मेशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ भी नजर आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से कंसीडर करके यानी इस तरह प्रोपोर्शन रिमूव करके हमने इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, और इक्वेशन सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन लगा के इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, और इस तरह जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन जाहिर करता है मास अटैच टू अ स्प्रिंग जो है उसकी मूवमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक
मोशन में है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। अच्छा, आप चूंकि इसके मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड की बात भी करेंगे। देखिए लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि सैंपल टॉरॉइडल का टाइम पीरियड फाइंड करनी, और मास के अगर कोई मास स्प्रिंग के साथ अटैच है तो उसका टाइम पीरियड में बहरहाल फर्क होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बॉडी में फर्क है तो मास में टाइम पीरियड में भी फर्क होगा। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल मास अटैच टू अ स्प्रिंग बॉडी का ये होता है कि 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। याद रखिए ये इसका सिंपल फार्मूला होता है, ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे टाइम पीरियड निकालने के लिए, कब कि जब हमें कहा जाए कि आपकी बॉडी जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो उस सूरत में टाइम पीरियड निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ हमने ये आपको समझा दिया कि किस तरह जो है ये जो है वो मूव करता है, और मूव करने के बाद इसका बिहेवियर क्या होता है, और हमने साथ साथ ये वेरीफाई भी कर लिया कि ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये बॉडी मूव कर रहा होता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था कि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसको बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंड करते रहें, बुक पढ़ें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम